साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या कर दी गई है यूएस और इजराइल के द्वारा। इसके बाद पूरी दुनिया में जितनी भी शिया कम्युनिटीज़ हैं सभी में रोष है। अपने अपने तरीके से हर कोई प्रदर्शन कर रहा है। ईरान में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इस वजह से खुश है और एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इस वजह से दुखी है। ईरान की मीडिया काफ़ी रो रो करके इस बात को बता रही है कि खमेनी नहीं रहे, खमेनी को मार दिया गया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में भी कई लोग ऐसे हैं, एक कम्युनिटी विशेष ऐसी है जिसको बड़ा दुख है खमेनी के मारे जाने का। जी, इसके चलते कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं, हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं, न जाने कितने शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन आपने कभी नहीं देखे होंगे जब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा था। ऐसे प्रदर्शन आपने कभी नहीं देखे होंगे जब बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा था। ऐसे प्रदर्शन आपने तब भी नहीं देखे होंगे जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी, अभी भी हो रही है हालांकि। ऐसे प्रदर्शन आपने कभी नहीं देखे होंगे जब ईरान ने बहरीन की एक बिल्डिंग पर अटैक कर दिया और निर्दोष लोग मार दिए। ऐसे प्रदर्शन इस चीज़ के लिए भी नहीं हो रहे कि ईरान ने दुबई के एक एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया या दुबई के बुर्ज खलीफा के बगल वाली बिल्डिंग पर अटैक कर दिया, तब भी ऐसे प्रदर्शन आपने नहीं देखे। आपने ये प्रदर्शन तब भी नहीं देखे होंगे जब सूडान में, साउथ सूडान में 2012 से लेकर अब तक 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। तब भी ऐसे प्रदर्शन देखने को नहीं मिले होंगे। ये प्रदर्शन कब देखने को मिलते हैं? या तो गाज़ा में कोई मारा जाए, या ईरान में कोई मारा जाए, या वहाँ का सुप्रीम लीडर मारा जाए। ईरान में क्यों या गाज़ा में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारने वाला यहूदी है, ज्यू है। जी, असली जड़ यही है। अब सूडान में मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। बलूचिस्तान में भी मरने वाला मुसलमान है तो मारने वाला भी मुसलमान है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है। बांग्लादेश में कुछ हिंदू मारे जा रहे थे तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। हर जगह अगर मर मुसलमान रहा है तो मारने वाला भी मुसलमान है, इसलिए ये लोग शांत हैं। लेकिन गाज़ा और ईरान के मामले में मरने वाला बेशक मुसलमान है लेकिन मारने वाला यहूदी है। दिक्कत वहाँ है। इसलिए यहूद, हनूद या क्रिश्चियन से मरना मंजूर नहीं है। ये लोग बहाना बनाते हैं कि निर्दोष मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। दरअसल वजह यह है कि मारने वाला, तो असली वजह ये है। आप समझ गए? अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मैं तो मुसलमानों के खिलाफ हूँ। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। हर जगह का मुसलमान अच्छा है। यूएई का अच्छा है, सऊदी का अच्छा है, ईरान का भी काफ़ी हद तक अच्छा था जो कन्वर्टेड हो गए थे, सेंट्रल एशिया का अच्छा है। केवल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमान को कोई दिक्कत है जो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सबसे सर्वोपरि समझता है, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है कि उसको जैसे सिखाओगे वैसे सीख जाएगा। इंडिया का मुसलमान अगर किसी आईएएस की कोचिंग में भी पढ़ा रहा होगा तब भी रहेगा कट्टर ही। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कई ऐसे टीचर्स का सोशल मीडिया का पोस्ट देखा है जो इस बात से बड़े दुखी हैं कि भाई ईरान का सुप्रीम लीडर माना गया, जो इस बात से बड़े दुखी थे कि गाज़ा में ये सब हो रहा है, जो इस बात से बड़े खुश थे कि भाई ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, जो इस बात से खुश थे कि लंदन का मेयर भी एक मुसलमान बन गया। ये ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आज आईएएस पीसीएस की कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं लेकिन ऐसी चीज़ों पर खुश होते हैं। सोचिए किस लेवल के रेडिकल हैं ये लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। खामनेई को मारा जा चुका है। उनके बाद जो ईरान की मस्जिदें हैं उन पर एक लाल रंग का फ्लैग लहराया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ईरान के लोग काफ़ी गुस्सा हैं उस कम्युनिटी के ऊपर जिसने खामनेई को मारा है। ये इसका प्रतीक है। इसके बाद नाम आता है अयतुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी का, जो खामनेई के बाद अब वहाँ के सुप्रीम लीडर बनेंगे। अंतरिम सुप्रीम लीडर हैं। अंतरिम कब तक रहेंगे देखने वाली बात होगी। इन्हीं को क्यों बनाया? क्योंकि ये खामनेई के काफ़ी खास थे और लंबे समय से ये खामनेई की कई स्ट्रेटजीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। कई तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संबंधित स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं। और साथ ही इन्होंने देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ईरान की एक प्रिंसिपल सेमिनरी सिटी में पढ़ाई की है, यानी कि ऐसी पढ़ाई की है जो धर्म से संबंधित होती है, यानी ऑलरेडी कट्टर हैं ये।
ठीक है। और कई मामलों में खामेनी का इन्होंने सपोर्ट किया है, की रोल निभाया है उनके कई चीज़ों में, ठीक है जी, इसलिए इनको बनाया गया है। हो सकता है खामेनी जाते जाते बता गए हों कि इनको बनाना मेरे बाद, पहले ही बता दिया होगा इस बात को तो। पर इजराइल से ये बचने नहीं है, इजराइल इनको भी निपटाएगा। जब इजराइल ने वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को निपटा दिया, वहाँ के आर्मी चीफ को निपटा दिया, वहाँ के चीफ साइंटिस्ट को निपटा दिया, यहाँ तक कि खामेनी को निपटा दिया, तो ये किस खेत की मूली हैं। यूएस का कहना ये है कि भाई देखो ईरानियों, हमने तुम्हारा सुप्रीम लीडर मार दिया है, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, जल्द से जल्द अपनी सारी गवर्नमेंट पोजीशंस पर कब्जा कर लो और सरकार पलट दो, वरना फिर हमें आना पड़ेगा, हम फिर गोला बारूद के साथ आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। यूएस का ये भी कहना है कि ईरान के साथ हमने जो करना था हमने कर दिया, अगर ईरान ने किसी तरह का रिटेलिएट किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा यूएस कह रहा है। अब भाई अंजाम बुरा होगा, ईरान क्या कर सकता है, तो कई विशेषज्ञों का कहना है, मैं न्यूज़ में सुन रहा था, लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान ने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर दिया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी होगा नहीं, अब कभी नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता था एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब जो वॉर चलेंगे दुनिया में वो ऐसे चलेंगे कि दुनिया में एक टाइम पर हो सकता है 7 से 8 वॉर एक साथ चल रहे हों। पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान मान लो चल जाए, ईरान इजराइल, ईरान यूएसए, ठीक है ना, फिर हो सकता है एक आध देश और कोई बीच में आ जाए, रशिया यूक्रेन, इस तरह से कई युद्ध एक साथ चल सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। कारण ये है कि इस समय जितने भी ताकतवर देश हैं वो सभी देश न्यूक्लियर पावर से लेस हैं और कभी भी ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो यहाँ पर हो रहा है, देखिए जो यहाँ पर हो रहा है ईरान में, ये शुरुआत है डी रेडिकलाइजेशन की, यानी कि जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं उनको समाप्त करने की शुरुआत है। इजराइल ने साफ साफ कह रखा है कि इसके बाद हम इन सब देशों का नंबर लेंगे जो सुन्नी कट्टरवादी देश हैं, इसलिए हेक्सागन समूह बनाया है, हेक्सागन अलायंस बनाया है, जिसमें इजराइल, इंडिया, ग्रीस और साइप्रस के सहित और भी देश शामिल होंगे, ऐसा इजराइल का कहना है। तो बात केवल ईरान पर रुक जाएगी ऐसा नहीं है, बात आगे भी बढ़ेगी। बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं इजराइल और यूएस, भारत भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, भले ही पर्दे के पीछे सही। अब आप कहेंगे कि मान लो ईरान में आज तख्ता पलट कर दिया तो क्या होगा, तो एक नया लीडर आएगा, हो सकता है शाह आ जाए, वो आएगा तो विद द टाइम आप देखोगे ईरान में धर्म भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है क्रिश्चियन कंट्री बन जाए, ईरान हो सकता है क्रिश्चियन कंट्री बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान में देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर लोग ऐसे हैं जो खामेनी की मौत को लेकर के बड़े दुखी हैं, ठीक है, वो बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो खामेनी की मौत को लेकर के बड़े पॉजिटिव हो गए, बड़े खुश हो गए, वो बहुत खुश भी हैं। तो हो सकता है इजराइल और यूएस मिलकर के ईरान के 2 टुकड़े कर दें, क्योंकि ईरान ने ये चिंता जताई है आज कि हमारे देश को तोड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा तोड़ दिया तो ईरान के 2 टुकड़े करा के इन्हीं को आपस में लड़वाते रहेंगे, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ईरान में रिजीम चेंज करा के बड़े स्तर पर कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्जन करके इसको अपने पक्ष में लेने का प्रयास करेंगे, इसे क्रिश्चियन कंट्री बना करके। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा या क्रिश्चियन कंट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि अच्छा एक चीज़ और देखो, ईरान ने कल बहरीन पर अटैक कर दिया, निर्दोष मारे गए, यूएई में तमाम जगह पर अटैक किया, सिविलियन एरिया में अटैक किया, कई निर्दोष मारे गए, कई घायल हैं, कुवैत पर अटैक किया, सुनने में आ रहा है सऊदी में भी कई जगह किया है, लेकिन आंसू बहाने वाले इस मामले में आंसू नहीं बहा रहे हैं, ठीक है। सऊदी का कहना तो ये भी है कि भाई हम तो युद्ध में कहीं है भी नहीं, हम पे क्यों अटैक किया, समझ रहे हैं आप। अगर ये मामला आगे खिंचता है, अब मैं कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, मान लो ईरान का ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ईरान इसी तरह से सब पे गोला बारूद बरसाता रहेगा, सऊदी पे भी बरसाएगा। अब सऊदी पे बरसाएगा तो सऊदी को अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ गार्ड चाहिए होंगे, कुछ सोल्जर्स चाहिए होंगे, तो सऊदी सोल्जर्स कहाँ से लाएगा, पाकिस्तान से। क्यों लाएगा, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को सऊदी और पाकिस्तान के बीच में
एक डील हो चुकी है जिसे डिफेंस पैक्ट कहते हैं। अगर सऊदी पर अटैक होगा तो पाकिस्तान अपने सोल्जर्स भेजेगा। पाकिस्तान पर अटैक होगा तो सऊदी भेजेगा, ऐसी बात नहीं हुई है, वरना अब तक तो सऊदी को भेज देने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो अटैक हो रहा है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान के लिए मरने की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि उसे अपने सोल्जर्स यहाँ भी भेजने पड़ेंगे और यूएस कह चुका है कि गाजा में भी भेजने पड़ेंगे। कल को यूएस कह सकता है कि यहाँ ईरान के बॉर्डर पे भी लगाइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान से उलझा हुआ है और आज खबर आई है कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन भेज करके हमारे भारत में भी अटैक करने की कोशिश करी है। पूंछ में तथा एलओसी के बॉर्डर पर कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की है। हमारी आर्मी ने इसको न्यूट्रलाइज किया है, यानी पाकिस्तान चाह रहा है कि हम भी उससे लड़ें। तो अगर पाकिस्तान के सामने ऐसे 5-6 फ्रंट ओपन हो गए तो पाकिस्तान करेगा क्या? तो मुझे लग रहा है कि ईरान में तो तख्ता पलट होगा, पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल तो आप देखिए जियो पॉलिटिक्स में कितना आगे का गेम खेला जाता है। सऊदी को पता था कि हमारे साथ कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए बलि का बकरा इसे बना दिया। इसे लालच क्या दे दिया कि हम तुझे ठन्नी चवन्नी दे देंगे, टेंशन मत ले। हालांकि पाकिस्तान को ये वो भी देने वाले नहीं है। ठीक है, अब मान लो लंबा युद्ध खिंचता है तो भारत को क्या नुकसान है? भारत को नुकसान ये है कि भारत का जो चाबार पोर्ट है वो भारत के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ भी अटैक्स होंगे। दूसरा, भारत का लगभग 50% तेल इन क्षेत्रों से आता है, पर्शियन गल्फ होके आता है, और ईरान ने कहा है कि हमने पर्शियन गल्फ ब्लॉक कर दी है। कल खबर आई है रात को, देखिए, नो शिप अलाउड। ईरान ने पर्शियन गल्फ ब्लॉक कर दी है, साथ ही पाकिस्तान के 3 जहाज़ों को भी ब्लॉक कर दिया है कि वो एंटर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हुआ तो भारत के साथ दिक्कत आ जाएगी। भारत अपना तेल की आपूर्ति कैसे करेगा? तो ऐसी स्थिति में भारत के पास फिर से अच्छा मौका है कि भारत वापस रशिया से बड़े स्तर पर तेल मंगा सकता है। भारत यूएसए से भी डील कर चुका है पिछले साल कि हम तुमसे भी तेल लेंगे। और याद करिए, जब यूएसए ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया था, उसके कुछ समय बाद भारत ने ये कहा था कि अगर वेनेजुला से तेल निकलता है तो हम यहाँ का तेल खरीदने को भी तैयार हैं। भारत ने पहले ही भांप लिया था कि स्थिति क्या बन सकती है, इसलिए वेनेजुला का एक रास्ता खोल दिया। हालांकि भारत वेनेजुला से पहले भी तेल ले रहा था, अब और ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? यूएसए भी खुश रहेगा कि भाई वेनेजुला में कहीं ना कहीं यूएसए की कंपनीज ही तो हैं जो तेल निकाल रही होंगी, क्योंकि यूएसए पहुंच गया हम यहाँ पर। तो यूएसए भी सद गया, रशिया भी सद गया, और हम अपनी आपूर्ति कर रहे हैं। भारत को, चलो यहाँ से तेल की पूर्ति कर लेगा भारत, ठीक है, लेकिन नुकसान भारत को ये होगा कि जिस चाबहार पोर्ट के जरिए भारत चाबहार पहुँच रहा था, फिर चाबहार से अफगानिस्तान पहुँच रहा था, ये अफगानिस्तान है, यहाँ से सेंट्रल एशिया पहुँच रहा था, ये रास्ता ब्लॉक हो सकता है। और सेंट्रल एशिया पहुँचने का फिर कोई रास्ता दिखेगा नहीं भारत को जहाँ भारत आसानी से पहुँच सके। देखिए, ठीक है, सेंट्रल एशिया कहाँ है? ये है सेंट्रल एशिया। यहाँ पहुँचने का एक तो रास्ता ये है कि पीओके से पहुँच जाओ, या पाकिस्तान से पहुँच जाओ, या ईरान अफगानिस्तान होते हुए पहुँचो। तो जब ईरान में युद्ध चल रहा होगा तो कैसे पहुँच पाओगे? सब ब्लॉक हो जाएगा। ये एक दिक्कत आ सकती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर ये है कि पीओके वापस लेना पड़ेगा भारत को मजबूरी में, समय से पहले। ये एक मसला होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक तो ईरान में ज़्यादा युद्ध लंबा खिंचेगा, भारत को ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आएगी। दूसरा, सेंट्रल एशिया में पहुंचने में दिक्कत आएगी। अगर युद्ध समय से ख़त्म हो जाता है, अमेरिका चाहेगा कि युद्ध समय से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है कि युद्ध को 1 साल, 2 साल, 3 साल चला सके। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चला सकता है, 2 महीने चला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द ईरान में तख्तापलट किया जाए और नई सरकार ऐसी बनाई जाए जो यूएसए के पक्ष की होगी। अगर ईरान में ऐसी सरकार बन जाती है जो यूएसए के पक्ष की होगी तो भारत को फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे थे वो हट जाएंगे, फिर हम ईरान के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे, जो बीच में हमने रोक दिया था, और अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही हम अपना रास्ता तेज़ी से बना पाएंगे जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता होगा। और अगला, हम इस रास्ते की तरफ से भी निश्चिंत हो जाएंगे कि अब कभी कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, एक समस्या और भी है। मैंने आपको बताया था कि एक आईमैक कॉरिडोर बनाना है जो इंडिया से स्टार्ट होगा। आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से यूएई जाएगा, यूएई से सऊदी जाएगा, सऊदी से इजराइल जाएगा, इजराइल से ग्रीस वगैरह या यूरोप जाएगा। अगर ईरान में आग लग गई और लंबे समय तक लगी रही तो ये आईमैक कॉरिडोर फ्लॉप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत यूरोप तक कैसे पहुंचे? फिर भारत को यहाँ से आना पड़ेगा सोमालीलैंड नाम का वो देश जो अभी दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, सोमालीलैंड।
सोमालीलैंड से होता हुआ भारत रेड सी जाएगा, फिर इजिप्ट, अभी प्रधानमंत्री इथोपिया की यात्रा पे गए थे, इजिप्ट की यात्रा पे भी गए थे, इजिप्ट होता हुआ इजराइल से मुलाकात करता हुआ सीधे भारत फिर यूरोप जा सकता है। तो ये अल्टरनेट रूट है। तो तेल का अल्टरनेटिव है वेनेजुला, यूएसए, रशिया। रूट का अल्टरनेटिव है कि भाई सोमालीलैंड होते हुए सीधे निकल जाओ, लेकिन सेंट्रल एशिया जाने का अल्टरनेटिव नहीं है यहाँ का फिर वही है कि पीओके लेना पड़ेगा। तो ईरान में लंबा युद्ध खिंचता है तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, और नहीं खिंचता तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, होना क्या है विद द टाइम ये होना है, ईरान में तख्ता पलट होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर धीरे धीरे इजराइल इन सब क्षेत्रों में अपना दबदबा जमाएगा, इजराइल अपना एक्सपेंशन करेगा। इजराइल के एक्सपेंशन होते ही दुनिया में तमाम देश अपना एक्सपेंशन करेंगे, चाहे फिर रशिया हो, चाइना हो, भारत हो। और विद द टाइम आप देखोगे 1-1.5 साल में पाकिस्तान भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान जिस तरह से फड़फड़ा रहा है युद्ध करने के लिए, मुझे लगता है 1.5 साल तो छोड़ो, 6 महीने में ही टूटता नजर आ जाएगा। तो इन सब में बेमौत जो मारा जाएगा वो पाकिस्तान होगा। तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है, कितना दूर का सोच के भारत चलता है। भारत को पता था कि सऊदी और पाकिस्तान कभी ना कभी एक संधि कर सकते हैं, इसलिए सऊदी को भारत ने पहले ही अपने पक्ष में कर रखा था। तुम कितना भी पाकिस्तान के साथ हो जाओ, पाकिस्तान के बीच में तुम नहीं आओगे। ऐसे ही भारत ने इजराइल के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती कर रखी है कि दोनों मिलकर डीरेडिकलाइजेशन करते हैं। साथ ही भारत ने यूएसए के साथ भी संधि कर रखी है कि चाहे दुनिया में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, यूएसए तेल तो ले ही सकते हैं, और यूएसए ले सकते हैं तो वेनेजुला से भी ले सकते हैं, हर उस देश से ले सकते हैं जो यूएस का दोस्त है। उसके साथ ही भारत को यूएसए ने ट्रेड डील में, आपको याद होगा ट्रेड डील के बाद जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, यूएसए ने इंडिया का पूरा कंप्लीट मैप दिखाया था, जिसमें पीओके और एक्साइज चीन भारत के हिस्से में ही दिखाए थे। यूएस ने भी भारत को हरी झंडी दे दी है कि तुमको कभी पीओके एक्साइज चीन लेना हो तो लेना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो जियोपॉलिटिक्स खुल चुकी है। ये जो ईरान पर हमला हुआ है, खामने की मौत वो घंटा है जिसके बजने के बाद सबको खुली छूट है कि दौड़ो, मारो, कब्जाओ, फैलो, जो कर सकते हो करो, सबको छूट है। यहाँ से इजराइल करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे सभी देश करते जाएंगे। ये अब सीक्वेंस बनेगा। आप समझ पाए मैं आपसे जो कह रहा हूँ। हालांकि पीएम मोदी ने अभी एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं। जो मीटिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर सभी को बुलाया गया है। इस मीटिंग में ये देखा जा रहा है कि भारत को किस तरह के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उन सभी पर बात हो रही है। भारत का तेल की जो आपूर्ति है वो किसी तरह से बाधित ना हो, इस पर बात की जा रही है। ईरान की स्थिति पर बात की जा रही है, और पाकिस्तान क्या कर सकता है इस पर भी बात की जा रही है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। खैर आगे जो भी अपडेट आएगी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।